उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो कर रहे हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये मॉडल क्या था, क्यों डेवलप किया गया, इसमें इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना। तो इस ये मॉडल इसलिए डेवलप किया ताकि आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, उसकी स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए, ठीक है, और उसकी डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए उसकी ये पोर्टर्स के ये 5 फोर्सेस मॉडल बनाए गए, ठीक है ना। डेवलप्ड बाय माइकल पोर्टर इन 1979, वाइडली यूज्ड टू एक्सेस एंड डेवलप बिजनेस स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए अपनी प्रोडक्ट की सेल प्राइसेस को इंक्रीज डाउन वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इन सब की स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए, इस तरह की सब स्ट्रेटजीज के लिए ये मॉडल डेवलप किया गया, ठीक है। माइकल पोर्टर ने किया 1979 में। जो इसका 5 फोर्सेस से मुराद 5 पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है ना। फर्स्ट आपका है कॉम्पिटिटिव रिवॉल्वरे। इसका क्या मतलब जो आपके कंपिटेटर्स होते हैं, ठीक है ना, मार्केट में उनका भी खौफ होता है, ठीक है। वो नंबर ऑफ कंपिटेटर्स कितने हैं आपके, ठीक है, उसमें फर्स्ट पॉइंट ये आता है। टाइप्स ऑफ कौन कौन से सर्विसेज प्रोडक्ट्स, कौन कौन से आपके ब्रांड रिकॉग्निशन प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट अप डाउन, कस्टमर रॉयल्टी, ठीक है, ये सब आते हैं इसके अंदर। पॉइंट्स आते हैं कि ये सब होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा इसका आ जाता है पॉइंट थ्रेट्स ऑफ न्यू इंट्रेंट्स। कोई भी आपको जो को मार्केट है, मार्केट के अंदर एक तो पहले एग्जिस्टिंग कंपनीज होंगी जो पहले से काम कर रही होंगी मार्केट में, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रही होंगी, ठीक है। और फिर एक होती हैं जो उस मार्केट में अभी नई कंपनी लॉन्च हो रही है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने आ रही है, या आपका ही अल्टरनेटिव। जो कंपिटिटर्स होते हैं वो वही होते हैं कि जो आपके जैसा ही प्रोडक्ट, आपका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट ही मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, आपके मुकाबले का ही, ठीक है। तो वो कंपिटेटर्स होते हैं। तो फिर अगर वो कोई नई कंपनी ही आ रही है जब मार्केट में, तो इसका दूसरे पॉइंट का मतलब है थ्रेट्स ऑफ न्यू इंट्रेंट्स। मीन मतलब कोई भी नई कंपनी, कोई आपका ही अल्टरनेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करने जो आती है, तो इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती है ना, उनके पास पावर क्या होती है, कम होती है। वो कम कैसे होती है, वो यूं होती है कि ये देखें आप, इसमें पॉइंट्स पढ़ें दूसरे में। एंट्री कॉस्ट, एफर्ट, स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स, एंट्री बैरियर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी इम्प्लीकेशंस। इसमें जो है ना कि मतलब अगर कोई न्यू इंटरेस्ट कंपनी है, वो जब लॉन्च हो रही है या वो रजिस्टर्ड होगी पहले, ठीक है ना, तो उसकी आखिर कोई गवर्नमेंट की तरफ से फीस भी होगी, ठीक है, कोई कॉस्ट होगी। अगर ये दो सिचुएशंस देखी जाती हैं, अगर वो कॉस्ट जो न्यू इंट्रेंस की मार्केट के अंदर इंटरेस्ट है ना, उस पे जो कॉस्ट लगती है, मतलब जो रजिस्टर्ड कंपनी करवाने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, वो अगर फीस आपकी ज़्यादा हो, तो जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनीज है ना, उनके पास क्या होती है, पावर ज़्यादा होती है। वो यूं, क्योंकि देखें जब आपके न्यू इंट्रेंस ही नहीं आ सक रहे होंगे क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़्यादा है, तो वो नहीं आ रही होंगे मार्केट में। और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज मार्केट में वर्क कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स उनके पास पावर ज़्यादा होगी, वो अपनी प्राइस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, या क्वालिटी प्रोडक्ट की कम करके भी उसको इंक्रीज प्राइसेस में सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके पास पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। हाँ, अगर आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के मुताबिक फीसिस वगैरह न्यू कंपनी के रजिस्ट्रेशन वगैरह के कम हो, तो उसमें पावर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज के पास पावर होती है ना मार्केट में, वो कम होती है। क्योंकि गवर्नमेंट की फ़ीस कम होती है, तो आपके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बहुत सी कंपनीज लॉन्च कर देती है, जिससे क्या होता है, आपकी जो रॉयल्टी होती है ना कस्टमर की, वो आपकी टूट जाती है। और फिर आप कई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट और भी कई किस्म के आ जाते हैं, कई प्राइजेज में आपसे कम, आपसे ज़्यादा, इस तरह की, ठीक है ना। ये सब आता है थ्रेड्स ऑफ न्यू इंटरेस्ट में। फिर आ जाता है बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स। सॉरी, ये वो थर्ड पॉइंट है, ये इधर होगा सप्लायर्स होगा, इस जगह पे आता है सप्लायर्स, ये मिस्टेक हो गई। इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, नंबर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स क्या होते हैं,
मतलब जो आपकी कंपनी है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आखिर उसका रॉ मटेरियल तो आता होगा ना। वो जो भी सप्लाई करता है ना आपको रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट का, वो आपके क्या कहलाते हैं? सप्लायर्स कहलाते हैं। इसमें भी दो कंडीशंस देखी जाती हैं। एक होती है कि अगर मार्केट में नंबर ऑफ सप्लायर्स इंक्रीज हों, नंबर ऑफ सप्लायर्स इंक्रीज हों, तो पावर होती है आप कंपनी के पास ज़्यादा पावर होती है और सप्लायर्स के पास कम होती है। वो कैसे? क्योंकि जब नंबर ऑफ सप्लायर्स ज़्यादा होंगे रॉ मटेरियल के, आपके प्रोडक्ट के, तो आप किसी और के पास, आपकी कंपनी अगर रॉ मटेरियल किसी से ले रही है तो उधर से कहीं और स्विच आसानी से कर सकती है, क्योंकि वो बहुत मिकदार में है, सप्लायर्स आपके काफ़ी तादाद में है मार्केट में। तो इससे क्या होता है? पावर सप्लायर्स के पास कम होती है और कंपनी के पास ज़्यादा होती है। इसकी दूसरी कंडीशन देखी जाए, इसकी अपोजिट, कि अगर नंबर ऑफ सप्लायर्स जो हैं रॉ मटेरियल के, वो मार्केट में कम हो और कंपनी ज़्यादा हो, तो उस वक्त ये जो पावर होगी वो किसके पास ज़्यादा होगी? सप्लायर्स के पास ज़्यादा होगी। और जो कंपनीज है उनके पास कम होगी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। कंपनी के पास रॉ मटेरियल परचेज करने के ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इक्का दुक्का है, कोई गिनती के हैं। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद आ जाती है बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स। ठीक है, बायर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, बाइंग पावर, स्विचिंग कॉस्ट। अब एक कंपनी है, इसकी आपको एग्जांपल यूँ देते हैं। एक कंपनी है तो उसके एक ना कंफर्म कस्टमर्स हैं इतनी तादाद में ना, कि उसका प्रोडक्ट 100 150 हर मंथ वैसे ही बिकता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके परमानेंट कस्टमर्स हैं, तो उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो भी ज़्यादा होगा। और उसके बाद जो उसकी मार्केट के अंदर शेयर्स होंगे, ऑफ कोर्स वो भी ज़्यादा होंगे। एक तो ये कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है, अगर आपके नहीं है परमानेंट कस्टमर्स, आपके कभी 50 बिक जाता है प्रोडक्ट, कभी महीने में, कभी किसी महीने में आपके 15 बिक जाते हैं, किसी महीने में 60 बिक जाते हैं, कोई परमानेंट कस्टमर नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि आपके प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और ऑफ कोर्स उसके जो मार्केट के अंदर शेयर्स होंगे वो भी कम होंगे। ठीक है, ये आ जाती है इसमें। और फिर आ जाता है लास्ट पॉइंट, आ जाता है थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, क्या आपकी तरह का, जैसे हम लोग कहते हैं कोई प्रोडक्ट, ये नकल प्रोडक्ट बना हुआ है, बिल्कुल है वैसा ही लेकिन ये है नकल प्रोडक्ट, हम लोग कहते नहीं है इस तरह, 2 नंबर प्रोडक्ट्स बने हुए होते हैं, ओरिजिनल की कॉपी उसे कह देते हैं। तो इस तरह ये आ जाती है इसमें कि उसके भी थ्रेट्स होते हैं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई यूनिक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, कि जो आपके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट भी मार्केट में जो बिक रहे हैं ना, उन सब में से भी क्या यूनिक हो। आपके प्रोडक्ट में एक ऐसी चीज़ होना ज़रूरी है कि वो यूनिकनेस, वो यानी आपकी कंपनी के लोगों को, आपके ब्रांड की पहचान हो, वो यूनिकनेस इस तरह का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको इस चीज़ का थ्रेट भी ख़त्म हो सकता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।